हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जनरल स्टडीज़, जो कि आप पार्ट 1 देखिए पहले। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप रेलवे, एसएससी या यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी और काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले मैं इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ पेन की। तो पेन की थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी, देखिए दोस्तों, एक मिनट, थोड़ी सी इसको मैं छोटी कर लेता हूँ। हाँ, चलिए, इसको मैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी, इसको मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ पेन। कौन सी पुस्तक, ये दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है जिन्होंने लिखा है। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोश वर्ष द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो अमोश वर्ष पुस्तक थी, ये कौन से मतलब राष्ट्रकूट शासक अमोश वर्ष द्वारा, जो अमोश वर्ष जो शासक थे उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो अब ऑप्शन देखिए, आदित्य पुराण, गणित सार संग्रह, संख्यान या कवि राजमार्ग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये देखिए, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन और ये पूछी जा सकती है और एक क्वेश्चन से आपको मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। तो इसका सही ऑप्शन है वो है कवि राजमार्ग। तो अमोश वर्षा जो पुस्तक थी वो आपकी लिखी गई थी कवि मार्गा के द्वारा। और इससे कहा जाता है कि सबसे अर्लीस्ट, जो मतलब पहले का सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क है इन कन्नड़। और ऐसा भी बोला जाता है कि वो एक थे इम्पॉर्टेंट कन्नड़ रूलर थे और बहुत मतलब जो कि रूल किए थे कर्नाटका में ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा के एम्पायर थे। और उसके समय इन्होंने रूल किया था, जो कवि उन्होंने कर्नाटका में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर भी माना जाता था। और वो जो थे बहुत बड़े मतलब पैट्रॉन थे कल्चर के और विजनरी के, और वो बहुत क्रिएटिव थे, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो क्लेम करते कि ये जो था आपकी, इट इज़ मतलब संस्कृत टेक्स्ट पे बेस्ड था, ऐसा क्लेम करते हैं। और इसकी डिटेल में अगर पढ़ी जाए तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी। और इन्होंने 64 इयर्स तक रूल किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, 64 इयर्स तक इन्होंने रूल किया था। तो 60 और काफ़ी लंबा समय था। और इनका जन्म जो हुआ था 800 एडी में, आपको कहा जा सकता है 800 एडी में जन्म हुआ था। और 878 एडी में इनकी मौत हो गई थी। और इसके चिल्ड्रन जो थे कृष्णा टू ऐसे करके नाम था। ये काफ़ी पहले की बात है। और अमोश वर्षा का जो है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नेम ऑफ किंग। इसका भी मतलब जान लीजिए आप लोग। इसका मतलब होता है नेम ऑफ किंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है नेम ऑफ किंग। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, देखिए, द्वितीय पांडे, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। द्वितीय पांडे साम्राज्य के भूमि मापी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आपका थलाइवापुरम तांबे की प्लेटों में, उत्तरामेरु शिलालेख में, उत्तरामेरु शिलालेख, थोड़ी सी कुड़ू मलाई या कासीकुड़ी तांबे की प्लेटों में। तो इसका जो सही आंसर है वो आप बताएं क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएं क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपकी थलाइवापुरम तांबों की प्लेटों में। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, द्वितीय पांडे साम्राज्य के भूमि मापी का उल्लेख किसमें किया गया? तो मैं जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं वहाँ बताऊंगा दोस्तों। तो अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, वह है आपकी, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए
कौन उत्तरदायी था? तो ये तो हमको मेरे को लगता है सबको पता ही होगी। पहला ऑप्शन है राजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका राजा टोडरमल, देखिए यहाँ पे राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, राजा बिरबल। तो आपकी भू राजस्व के लिए आप लोगों को पता ही है कौन होगा। तो ये थे दोस्तों राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। तो अब चलते 4 क्वेश्चन की ओर। किस राजनेता ने अंडमान सेल्यूर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो किस राष्ट्रनेता ने अंडमान सेलुलर जिलों के दीवारों पर इतिहास लिखा था? तो नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर या ज्योतिबाई फूले? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबाई फूले। तो हम लोग ज्योतिबाई फूले के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ज्योतिबाई फूले जो तैयारी कर रहे लोगों को पता होगी, लेकिन अगर आपको पता भी है तो फिर भी सुन ले कि ज्योतिबाई फूले जो थे वो एक इंडियन एक्टिविस्ट थे। आप कह सकते हैं एक्टिविस्ट, थिंकर बोल सकते हैं, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर बोल सकते हैं, और राइटर भी थे। और ये थे कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र से थे। और उनकी जो वर्क है वो काफ़ी एक ही हद तक लिमिटेड नहीं थी, काफ़ी हदों तक अनटचेबिलिटी के खिलाफ, कास्ट सिस्टम, एंड उनके ज़्यादा एफर्ट थी एडुकेटिंग वुमेन के खिलाफ, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कास्ट पीपल, ये इसके खिलाफ। और इनका जन्म हुआ था 1827 में आपकी कट्टूगन करके कोई जगह है, वहाँ पे आपकी इनकी जन्म हुई थी। और इनके जो स्पाउस के नाम है आपकी सावित्रीबाई फूले, इनके पेरेंट्स से गोविंदराव फूले। तो और इनकी जो थी, और इन्होंने खोला था, इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भी खोला था इन्होंने। क्या कि मैं बताया कि उन लोग का एक ही वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। 1848 में इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोला अगस्त में। अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी काम किया, तो और भी काम थे। और इन्होंने एक महात्मा ज्योति फूले जिनका जो है इस्टेब्लिश द सत्य शोधक समाज का भी जो निर्माण इन्होंने ही कराया था। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ नहीं, बस डेट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसीलिए सुनते जाइएगा ध्यान से मैं जो भी बोल रहा हूँ। सत्य शोधक समाज का निर्माण इन्होंने 1873 में करवाया, और उसका जो एम था कि सोशल जस्टिस को अटेन करना, और जो मतलब दबे हुए मतलब जो सोसाइटी है निम्न लोगों को ऊपर उठाना। और इन्होंने एक विडो मैरिज, फाउंडेशन ऑफ विडो मैरिज मूवमेंट, और इन्होंने विडो मैरिज को भी ये किया, बढ़ावा दिया इन महाराष्ट्र में, और बहुत ज़्यादा काम किया वुमेन को जो है हमारे महिला वर्ग को एडुकेट करने में। तो हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो भारत के, अब ये देखिए 5वां क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ी बड़ा कर लेता हूँ, तो इसको ले लेता हूँ मैं। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? तो जो आपकी है, देख लेता हूँ, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसको थोड़ी सी ऊपर करता हूँ मैं, इसको थोड़ी मिटाता हूँ। पहला है सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर। तो इसका बताया दोस्तों क्या होगा, किस शासन का? थोड़े से सोचे आप लोग कि क्या होगा। तो इसका जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतारा। तो अब बात रहेगी हड़प नीति। तो हड़प की नीति किस समय लाई गई थी, उस समय कौन थे, ये भी देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो अब इसको मैं थोड़े, तो हड़प नीति जो होती है वो आपकी जो थी उसी को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, जो अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये जो है
ये किसके समय में है? लॉर्ड डलहौजी की समय में आया। और यह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। जो डलहौजी थे ये एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। इसी कारण अतः भारत आते ही उन्होंने जो है उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। उसका जो है राज अपहरण या गोद निषेध नीति कहा जाए, या कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति कहा जाए, या पेंशनों और पदों की समाप्ति की नीति कहा जाए, लॉर्ड डलहौजी एक ने ही ये चालू किया। तो और 1848 में चालू किया, ये मैं 1848 में ये आए बन के। और सबसे पहला जो था ये सतारा का था। तो ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने चालू करवाया। और इन्होंने सतारा राज को सबसे पहले शिकार बनाया। सतारा, क्योंकि सतारा के राजा का कोई पुत्र नहीं था। इसमें नियम था कि जो जगह जिसका कोई पुत्र ना हो तो उसको हड़प लिया जाए। तो उसकी जो है अब क्या बोलते हैं, साम्राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो यही जो इन्होंने सिद्धांत, ये जो ये रूल लाया था। तो सतारा के राजा के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने एक बालक को गोद लिया था। तो 1848 ईस्वी में सतारा के राजा की मृत्यु हो गई, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए हुए बालक को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार न करके सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो ये था दोस्तों ये डलहौजी का नीति। इसमें झांसी भी था आपका, इसके बाद नागपुर था, संबलपुर था। तो बहुत सारे ये थी। अब इसकी नीति बहुत ख़राब थी। तो अब छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा किसके शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन देखिए, मैकेले, लॉर्ड मैकेले जिसको कहा जाता है, और आपकी है दूसरी है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, और इसकी जो डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब इसका सही ऑप्शन बताएं आप लोग, क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू की गई। तो इसको मैं पेन लेके थोड़ी मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसकी सही होगी। तो अब बात रहेगी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में डिटेल में देखते हैं। वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ऑफ इंडिया का। कब से कौन? 1856 से लेके 1862 तक थे ये। और उसके शासनकाल में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया 1858 में, विच वॉज पास्ड, जो कि पास हो गया, विच क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द वायसराय टू बी हेल्ड बाय द सेम पर्सन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं इंग्लिश से भी बोल देता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बोला गया कि पास हो गया पहले, और उसके बाद वो क्रिएट हुआ। इसमें ये पास हुआ कि द ऑफिस ऑफ वायसराय, जो कि वायसराय है वही आपके जो सेम पर्सन जो वायसराय है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहेंगे। तो इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय ऑफ इंडिया बने। तो लॉर्ड कैनिंग, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर देखी जाए तो कैनिंग जो थे वो बहुत ही आपकी, अगर दूसरे लोगों से थे, और इन्होंने हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट भी पास किया। आपकी पूछी जा सकती है कि किन्होंने पास किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही पास किया 1856 में, विच वॉज जो कि ड्राफ्टेड हुआ। और लॉर्ड डलहौजी उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आ गए बिफोर द लिमिट। ही ऑल्सो पास द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भी इन्होंने पास किया 1856 में। वायसराय बने तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया, विथड्रॉन, वापस ले लिया गया। और उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। तो ये लॉर्ड कैनिंग काफ़ी अच्छे प्रवृत्ति के थे और काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे थे। और इन्हें बैरकपुर वेस्ट बंगाल में दफना दिया गया जब ये मरे। तो ये सब थी आपकी इनकी कहानी। तो आपको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो मत देने का अधिकार क्या होता है दोस्तों? आप लोग बताइए क्या होता है?
तो मत देने का अधिकार क्या होता है, आप लोग बताइए। तो ये होता है आपका कानूनी अधिकार, डी। तो अब 8वें क्वेश्चन के, भारत में वैध प्रभुता निहित है। आपकी इसका मतलब भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित, ये थोड़ी सी वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, और इसका जो और ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, सी, मैं पेन ले लेता हूँ, या डी संविधान में। तो एक बार और क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, आपकी क्या क्या है, वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, आपकी न्यायपालिका में, और आपकी सी मंत्रिमंडल में या संविधान में। तो इसकी सही ऑप्शन होगी दोस्तों कहाँ पे है, ये डी संविधान में। तो 9वें क्वेश्चन की ओर, सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। तो सार्वजनिक पद जो है उसका अधिकार क्या है, कौन से अधिकार है दोस्तों, बताइए आप लोग। मैं थोड़ी सी टाइम देता हूँ। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। और ये जो 13 क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, 13वां क्वेश्चन, ये आपकी सही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नहीं सही है दोस्तों। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखते हैं हम इसकी ऑप्शन क्या है। तांबा, बड़ा कर लेता हूँ, तांबा के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या लोहा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा, आपकी लोहा के लिए। जो लोहा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, आपकी आंध्र प्रदेश की जो अनंतपुर जिला है वह लोहा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अब बात रह गई आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की हम लोग को देखने की होगी कि इसकी कैपिटल क्या है और इसकी कौन क्या है। तो आंध्र प्रदेश जो है उसकी कैपिटल है आम्रवती। तो और बात की जाए तो इसकी 3 कैपिटल है, ऐसे बोली जाती है नहीं है दोस्तों। और लार्जेस्ट सिटी और कमर्शियल हब यहाँ के विशाखापट्टनम, इसीलिए विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहा जाता है। और आपकी आम्रवती और कुरनूल जो है यहाँ के, आम्रवती है जो लेजिस्लेटिव है और कुरनूल है वो जो जुडिशियल कैपिटल, ऐसे बोला जाता है नहीं है। और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा आपकी देखी जाए तो चार मीनार है, फोर्ट ऑफ गोलकोंडा है, मास्टरपीस ऑफ चार मीनार है, फोर्ट ऑफ गोलकोंडा है, और इन्हें सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। और यहाँ की जाने की बात एक और है कि यहाँ के वो है जगन मोहन रेड्डी। आपकी कौन है, जगन मोहन रेड्डी। यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़े से। आपकी जगन मोहन रेड्डी आप लोगों को पता ही होगी। जगन मोहन रेड्डी है जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेनियम की विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। तो यूरेनियम की विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में। तो इसका सही ऑप्शन है और सही आंसर आपकी होगी आपकी ए नंबर ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी भारी संख्या में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ दोस्तों, काफ़ी धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ लेकिन अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है, केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कृषि क्षेत्र में, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इसकी सही आंसर होगी दोस्तों उपयुक्त, दोनों, मौसमी और केवल प्रच्छन्न, दोनों होगी।
आपकी मौसमी और प्रश्न दोनों होगी। हाँ ठीक है। स्वतंत्रता में समान इच्छा के लिए आज्ञाकारिता है होती है, किसने कहा? हॉब्स ने स्वतंत्रता में समान इच्छा के लिए आज्ञाकारिता ही होती है, ये किसने कहा? हॉब्स ने, रूसो ने, ग्रेन ने, और डी नंबर ऑप्शन है आपका लास्की ने। तो किसने कहा? ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? उसका सही ऑप्शन होगा आपकी रूसो ने। तो इसको मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। तो अरे इंग्लिश में अगर इसको क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रही है आपको, तो इसमें अगर देखा जाए तो लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडियंस टू जनरल विल, हु सेड दिस? इसने, ये है क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम बढ़ते हैं हमारे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिक, ब्रसेल्स, पेरिस या डी आपकी मिलान? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रसेल्स। तो और एक भारत की पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, झांसी की रानी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी, कौन थी दोस्तों? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आपकी आलम आरा, ऑप्शन नंबर बी 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? तो अगर इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट वाज ट्रांसप्लांटेड? तो 1959, 1967, 1972 या 1955? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1972। तो कहाँ हुआ था ये भी देखते हैं। तो ये जो है फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट मानव हृदय प्रत्यारोपण ये हुआ था आपका 1905 में। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एलेक्सियस कैरल एंड चार्ल्स गुथरी करके नाम था, इन्होंने किया था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये थे दोस्तों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं बनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो कौन सा दिवस नहीं बनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी। तो विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये कब बनाया जाता है? ये भी आप लोग को जानने की ज़रूरत है। वो कब बनाया जाता है दोस्तों? ये भी पूछ लिया जाता है 5 जून को। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ, संयुक्त आपकी नहीं, भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाई जाती है? 8 अक्टूबर को। तो ये दो डेट आप लोग याद रखिए, काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड है। और दो जो है बाकी वो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी डेट में बनाई जाती है ना। अच्छा चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 1959 के पहले पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद। 1959 के पहले पाकिस्तान की राजधानी थी, कौन सी थी? आप लोग बताइए क्या थी? तो ये आपकी थी दोस्तों, बताइए आप लोग, मैं थोड़े से टाइम देता हूँ। आपकी थी आपकी कराची। पहले 1959 में ये कराची जो थी, ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी राजधानी थी। तो 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? ये काफ़ी बार पूछी गई है। कार्टियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी या बायोग्राफी? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं हम लोग, आप लोगों को पता ही होगी दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। गंधार को ग्रीक बुद्ध शैली भी कहा जाता है। गंधार आप लोग सुने होंगे, गंधार आर्ट बुद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त? तो किसके काल में हुआ ये आप हम लोगों को कमेंट में बताइएगा, और जो भी लिखेगा पूरे डिटेल में लिखेगा, ताकि आप लोगों को भी खोजिए और आप लोगों को भी जान सकें काफ़ी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद।